हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परचेज कंसिडरेशन के बारे में। इससे पहले हमने अमलगमेशन, अब्जॉर्प्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, मर्जर वगैरह के बारे में पढ़ चुके थे। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी हमने डिस्कस की थी। उन्हीं कंसेप्ट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ द परचेज कंसिडरेशन, जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन रेज होता है कि परचेज कंसिडरेशन क्या होता है। अगर आप वर्ड्स को देखें तो परचेज कंसिडरेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, परचेज एंड कंसिडरेशन। देखिए, परचेज क्या होता है? परचेज मतलब कोई चीज़ खरीदना, मतलब कोई चीज़ बाय करना क्या कहलाएगा? परचेज कहलाएगा। और कंसिडरेशन का अगर हम हिंदी वर्जन की बात करें तो दैट इज कॉल्ड प्रतिफल। प्रतिफल का मतलब क्या है? कि बदले में कुछ, है ना। तो परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या हुआ कि जब आपने परचेज किया, परचेज के कंटेक्स्ट में, परचेज के बदले में जो आप पेमेंट करोगे, वट एवर द पेमेंट, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो कैश में, शेयर्स में, वो एक अलग मैटर है। बट बदले में टोटल जितनी आप पेमेंट करेंगे दैट इज कॉल्ड द परचेज कंसिडरेशन। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं, चाहे वो अमलगमेशन का केस हो या फिर अब्जॉर्प्शन का केस हो, ठीक है ना, या किसी भी तरह के कॉम्बिनेशन का केस हो जिसमें एक कंपनी दूसरी कंपनी को क्या कर रही है? परचेज कर रही है। परचेज करेगी तो मान लीजिए ए कंपनी को किसने परचेज कर लिया? बी ने परचेज कर लिया। तो ए कंपनी तो सेल हो गई, इसकी असेट, इसकी लायबिलिटी सेल हो गई। तो ए कंपनी ने बी कंपनी को क्या दिया? अपनी असेट्स, अपनी लायबिलिटी दी, ठीक है, मतलब अपना कंप्लीट उसने बिजनेस दिया। अब बी ने ए का बिजनेस लिया तो बी भी तो ए को कुछ देगा। बी ए को क्या देगा? कुछ पेमेंट करेगा, है ना। तो जो बी पेमेंट करेगा, दिस पेमेंट विल बी कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने किसी की दुकान या किसी का कोई बिजनेस 10 लाख रुपए में खरीदा, तो 10 लाख की मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी, तो 10 लाख विल बी कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ परचेज कंसिडरेशन की। देखिए, परचेज कंसिडरेशन अमलगमेशन के जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन की शुरुआत ही आपके यहाँ से होगी। सबसे पहले आपको परचेज कंसिडरेशन ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड है। दे आर द 4 मेथड्स। द फर्स्ट वन इज लमसम पेमेंट मेथड। इन सभी मेथड्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है और कैसे कैलकुलेशन करते हैं। सेकेंड वन इज नेट पेमेंट मेथड। थर्ड इज नेट असेट मेथड। एंड फोर्थ वन इज इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। सबसे पहले हम बात करते हैं लमसम पेमेंट मेथड की। लमसम, अगर आप लमसम वर्ड को ध्यान से देखो तो इसका मतलब होता है एक साथ। एक साथ इन द सेंस कि जब आप कोई बिजनेस परचेज कर रहे हो तो एक मुश्त, इन वन टाइम आप जो पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, उसे आप क्या कहोगे? लमसम। जैसे अगर आपने कोई बिजनेस परचेज किया एंड यू आर सेइंग कि मैंने बिजनेस बी कंपनी का या ए कंपनी का जो भी है 1 करोड़ रुपए में परचेज किया, तो 1 करोड़ रुपए इज द फिक्स अमाउंट, है ना। एक इकट्ठी अमाउंट दे दी कि 1 करोड़ रुपए आपने पेमेंट करनी है और बिजनेस ले लेना है। तो जो 1 करोड़ रुपए इकट्ठी अमाउंट आपको लिखी, दैट इज कॉल्ड द लमसम मेथड, कि एक साथ आप जो पेमेंट कर रहे हो, जो बिजनेस की आपने वैल्यूएशन की है, उसे आप क्या कहोगे? परचेज कंसिडरेशन कहोगे। दिस इज द वेरी फर्स्ट एंड बहुत ईजी है। अगर सिंपल अमाउंट आपको दी हुई है कितने में आप परचेज कर रहे हो, तो आप सिंपल परचेज कंसिडरेशन आपको कैलकुलेट करके ही दिया हुआ है। उसके बाद होता है सेकंड वन, नेट पेमेंट मेथड। वन ऑफ द वेरी यूजफुल मेथड रहता है ये। नेट पेमेंट, जैसे कि नाम से क्लियर, नेट पेमेंट मतलब जब परचेजिंग कंपनी है, जो ट्रांसफरी कंपनी है, ट्रांसफरर कंपनी को टोटल जितनी पेमेंट करेगी, नेट पेमेंट करेगी, उसे हम क्या कहेंगे? नेट पेमेंट मेथड के अकॉर्डिंग परचेज कंसिडरेशन। अब पेमेंट करने का क्या मतलब है? यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी ट्रांसफरी कंपनी, हम बात कर लेते हैं कि ए कंपनी बी में मिल रही है, मतलब बी इज द परचेजिंग कंपनी, और यू कैन से बी इज द ट्रांसफरी कंपनी। और ए जो सेल हो रही है, जो कंपनी बंद हो रही है, जो ट्रांसफर हो रही है, इसको आप क्या कहते हो? ट्रांसफरर कंपनी कहते हो, ठीक है। तो ए ने बी में सेल हो रही है, तो बी कंपनी ए कंपनी को पेमेंट करेगी। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे कि जो भी पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर, मतलब किसी भी तरह के शेयर होल्डर को पेमेंट होनी चाहिए। तो शेयर होल्डर को जो भी पेमेंट करेगी वो क्या कहलाएगी? आपकी परचेज कंसिडरेशन एज पर नेट पेमेंट मेथड। यहाँ पे अगर कोई पेमेंट कंपनी ने डिवेंचर्स को पेमेंट किया है, या कंपनी दूसरी कंपनी के क्रेडिटर्स को कोई पेमेंट करना चाह रही है, या फिर कंपनी उसके लोन की पेमेंट करना चाह रही है और साथ के साथ शेयर होल्डर को भी पेमेंट कर रही है, तो ये जो आउटसाइड लायबिलिटीज़ या
शेयर होल्डर को छोड़कर बाकी किसी को भी कोई पेमेंट कर रही है, इसको आपने किसी भी तरह से कंसीडर नहीं करना है। सिर्फ क्या करना है कि शेयर होल्डर्स को टोटल जितनी पेमेंट की गई है सिर्फ आपने उसी को ही टोटल करना है, चाहे वो कैश की फॉर्म में की हो, चाहे वो शेयर्स की फॉर्म में की हो या बैंक की फॉर्म में की हो, एट एनी फॉर्म दैट पेमेंट शुड बी मेड टू द शेयर होल्डर्स। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल के तौर पे स्टडी करते हैं। मान लीजिए बी ने ए का बिजनेस परचेज किया। ठीक है, परचेज किया तो बी क्या कहती है, मैं ए के शेयर होल्डर को, जो इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, उनको क्या करूंगी, 6 लाख शेयर दूंगी 20 रुपए के हिसाब से। कितनी पेमेंट हो गई, अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए की पेमेंट बन जाती है। ठीक है, उसके बाद बी कहती है कि साथ के साथ मैं ए कंपनी की जो क्रेडिटर्स है वो भी टेक ओवर कर लेती हूँ। टेक ओवर करूंगी तो इसका मतलब क्रेडिटर्स को कितनी पेमेंट करेगी, वो 1 लाख रुपए की क्रेडिटर्स को पेमेंट करेगी। साथ के साथ कहती है कि बी कंपनी ए कंपनी के डिवेंचर्स भी टेक ओवर कर लेती है, डिवेंचर्स को भी वो पेमेंट करेगी। मान लीजिए डिवेंचर्स को पेमेंट करती है वो 5 लाख रुपए की। तो अगर हमें यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना पड़े, पीसी स्टैंड्स फॉर परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना पड़े तो क्या देखेंगे। अगर आप पूरी कंसेप्ट नहीं देखते हो, अगर आप क्या कहोगे, पेमेंट देखोगे सिर्फ, तो आपने शेयर्स को भी पेमेंट की है 1 करोड़ 20 लाख रुपए की, 1 लाख की क्रेडिटर को की है और 5 लाख की डिवेंचर को की है। तो आप इन सबको टोटल कर देंगे और कहेंगे कि 1 करोड़ 26 लाख रुपए इज द परचेज कंसिडरेशन। नहीं, यू आर मिस्टेकन। परचेज कंसिडरेशन में एज पर द नेट पेमेंट मेथड आपको क्या देखना है, सिर्फ जो शेयर होल्डर को पेमेंट की है आपने सिर्फ वो देखना है। यहाँ पे शेयर होल्डर को कितनी पेमेंट हुई है, 1 करोड़ 20 लाख रुपए। तो आपका परचेज कंसिडरेशन कितना हो जाएगा, 1 करोड़ 20 लाख रुपए। जो क्रेडिटर्स को पेमेंट की है, जो डिवेंचर्स को पेमेंट की है, आपने वो कंसीडर नहीं करनी है। दिस विल बी द परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, नेक्स्ट मेथड की हम बात करते हैं, दैट इज द नेट एसेट मेथड। नेट एसेट मेथड ये कब फॉलो होता है, ये आप तभी फॉलो करोगे जब आप नेट पेमेंट मेथड को क्वेश्चन में फॉलो नहीं कर पाते हो, तभी आप नेट एसेट पे जाओगे। बेसिकली क्वेश्चन रेज होता है कि ऐसी क्या सिचुएशन है जब आप नेट पेमेंट मेथड को फॉलो नहीं कर सकते। क्या रहेगा, जैसे कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में गिवन है कि जो ट्रांसफरी कंपनी है, मतलब बी ने ए कंपनी के शेयर होल्डर को पेमेंट करी। पेमेंट कैसे करी, जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था, उसने कहा कि मैंने 6 लाख शेयर दे दिए, कितने रुपए के हिसाब से, 20 रुपए पर शेयर के हिसाब से पेमेंट कर दी। साथ के साथ उसने ये भी लिख दिया कि बैलेंस इन कैश, बैलेंस इन कैश। अब देखो, अगर नेट पेमेंट मेथड आप देखते हो तो मैंने क्या कहा, शेयर होल्डर को कितनी पेमेंट की है ना, उसमें शेयर वाली पेमेंट भी आएगी और साथ के साथ कैश वाली पेमेंट भी आएगी। तो अब सोचिए, क्या इस एग्जाम्पल के अंदर नेट पेमेंट मेथड फॉलो हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि शेयर की पेमेंट तो आपको पता है कितनी की है, 6 लाख शेयर है, 20 रुपीज़ के हिसाब से 1 करोड़ 20 लाख रुपीज़ की पेमेंट हुई है। लेकिन क्या कैश में कोई पेमेंट हुई है, पेमेंट हुई है, कितनी पेमेंट हुई है ये नहीं पता ना, दिस इज ए क्वेश्चन मार्क। तो आप टोटल परचेज कंसिडरेशन एज पर द नेट पेमेंट मेथड कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। इस मेथड में हम क्या देखते हैं, नेट एसेट देखते हैं। नेट एसेट में आप क्या देखेंगे, कंपनी की सन्ड्री एसेट्स को देखेंगे। सन्ड्री एसेट्स का मतलब क्या होता है कि कंपनी की ऑल एसेट्स, दैट इज द फिक्स्ड एसेट भी इसके अंदर आएगी और इसके अंदर करंट एसेट भी आएगी। सन्ड्री एसेट में से कंपनी की सन्ड्री लायबिलिटीज आपने माइनस करनी है। लायबिलिटीज कौन सी रहेगी, यहाँ पे ध्यान रखना, आउटसाइड लायबिलिटीज रहेंगे। ठीक है ना, तो लायबिलिटी माइनस करने के बाद जो टोटल वैल्यू निकलेगी वो क्या कहलाएगी, आपकी परचेज कंसिडरेशन एज पर नेट एसेट मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे जब नेट एसेट मेथड आप फॉलो करोगे तो कुछ कंडीशंस रहती है, उन कंडीशंस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कंडीशंस क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं एसेट के बारे में। एसेट कौन सी इंक्लूड की जाती है, एसेट वो एसेट जो ट्रांसफरी कंपनी, हमारे एग्जांपल में ट्रांसफरी कौन है, बी कंपनी ने जो एसेट टेक ओवर की है, सिर्फ वो वाली एसेट आप यहाँ दिखाओगे, पहली बात। ठीक है, सेकंड इज कि जिस वैल्यू पर टेक ओवर की है उस वैल्यू पर दिखाओगे। ऐसा नहीं है कि बुक में कोई वैल्यू दिखा रखी तो आप वो वाली वैल्यू ले लो। फॉर एग्जांपल, अगर प्लांट एंड मशीनरी टेक ओवर हुआ है, बुक में जो वैल्यू है उसकी बुक वैल्यू वो है 1 लाख रुपए,
और जो टेक ओवर किया है उन्होंने, टेक ओवर वैल्यू वो कितनी है, 70,000 रुपीज़। तो जब आप नेट एसेट मेथड के अंदर टोटल एसेट करोगे तो आपको जो टेक ओवर वैल्यू है दैट इज द 70,000 रुपीज़, सिर्फ इसको कंसीडर करना है, बुक वैल्यू को कंसीडर नहीं करना है, पहली बात। और सिर्फ वो एसेट लोगे जो टेक ओवर हुई है, जो एसेट टेक ओवर नहीं हुई है वो नेट एसेट के अंदर आपने प्लस नहीं करनी है। उसके बाद सेकंड लायबिलिटी की अगर हम बात करें, ठीक है, लायबिलिटी के अंदर भी सेम कंडीशन रहेगी। जो लायबिलिटी ट्रांसफरी कंपनी ने टेक ओवर की है, मतलब कहती है कि मैं ये लायबिलिटी ले लेती हूँ, उसकी पेमेंट कर दूंगी, तो जो लायबिलिटी टेक ओवर की है वो वाली लायबिलिटी लोगे, जो टेक ओवर नहीं की है वो लायबिलिटी आपने नहीं लेनी है। साथ के साथ जिस वैल्यू के ऊपर टेक ओवर कर रही है आपने वही वैल्यू कंसीडर करनी है। जैसे कि अगर मैं क्रेडिटर्स की बात करती हूँ, अगर बुक के अंदर हमारे क्रेडिटर दिखा रखे हैं मान लीजिए 2 लाख रुपीज़ की, लेकिन ट्रांसफरी कंपनी कहती है कि मैं इनको 1,50,000 रुपीज़ के ऊपर टेक ओवर करूंगी, तो जब आप क्रेडिटर्स को प्लस करोगे लायबिलिटी के अंदर तो आपको 1,50,000 ही कंसीडर करना है, 2 लाख कंसीडर नहीं करना है। थर्ड हमारा क्वेश्चन रेज होता है कैश को लेके, कि कैश और बैंक बैलेंस क्या हम यहाँ इंक्लूड करेंगे नेट एसेट में। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या कैश टेक ओवर किया है। अगर वही वाली बात है, अगर कैश टेक ओवर किया हुआ है तो ही आप इसको कंसीडर करोगे, अगर कैश टेक ओवर नहीं किया तो आप कंसीडर नहीं करोगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रेज होता है गुडविल को लेकर, क्या गुडविल हमें नेट एसेट के अंदर इंक्लूड करनी चाहिए जब हम सन्ड्री एसेट की कैलकुलेशन करते हैं या नहीं करनी चाहिए। गुडविल क्या होती है, हमारी वैल्यूएबल एसेट होती है ना। तो जो वैल्यूएबल एसेट है उसको आपने इंक्लूड करना है, ये माना जाएगा कि टेक ओवर की जा रही है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि गुडविल टेक ओवर नहीं की है तो आपने नहीं दिखानी, तो ये टेक ओवर की गई है, वैल्यूएबल एसेट है, तो आप इसको भी इंक्लूड करोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन रेज होता है फिक्टिशियस एसेट को लेकर, क्या फिक्टिशियस एसेट को इंक्लूड किया जाना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन आता है कि फिक्टिशियस एसेट होती क्या है। फिक्टिशियस एसेट दैट इज द कृत्रिम एसेट, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, मतलब जो वास्तव में एसेट नहीं है बट उनको एसेट की तरह कंसीडर किया जाता है, मतलब जिनको बेच के कुछ नहीं मिलना, लाइक शेयर इश्यू एक्सपेंस, डेफर्ड एक्सपेंडिचर होते हैं, दैट इज द फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए ये वर्थलेस होती है, वैल्यूएबल नहीं होती है, तो फिक्टिशियस एसेट को परचेज कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। फिक्टिशियस एसेट जब कंपनी बंद होती है तो शेयर होल्डर के पास ही ट्रांसफर हो जाती है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात जो ध्यान रखने वाली है वो है रिगार्डिंग क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या एसेट परचेज लिखा है, जैसे कि हमने इम्पोर्टेंट कंसेप्ट में लास्ट वीडियो में भी बात की है, या फिर क्वेश्चन में बिजनेस परचेज लिखा हुआ है। आपको एक चीज ध्यान से देखनी पड़ेगी, है ना। अगर क्वेश्चन के अंदर एसेट परचेज लिखा हुआ है, एसेट परचेज का मतलब क्या है कि सिर्फ एसेट परचेज की, लायबिलिटी नहीं की, तो ऐसे में आप लायबिलिटी को कंसीडर नहीं करोगे, ओनली कंपनी की जो एसेट्स हैं, चाहे वो फिक्स्ड एसेट हो चाहे वो करंट एसेट हो, आपने वो कंसीडर करनी है। सेम एज इट इज अगर क्वेश्चन के अंदर बिजनेस परचेज लिखा हुआ है, मैंने बताया था जैसे कि लास्ट वीडियो में, बिजनेस परचेज का मतलब क्या है कि आप एसेट भी ले रहे हो और आप लायबिलिटी भी ले रहे हो, तो आपको क्या करना है, एसेट भी इंक्लूड करनी है और लायबिलिटी भी इंक्लूड करनी है, ठीक है। तो अब आपको एक कंडीशन समझ में आ गई होगी, एसेट्स लायबिलिटी को लेकर, कैश को लेकर, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट और बिजनेस में क्या कंडीशन लिखी हुई है क्वेश्चन के अंदर। एक एग्जाम्पल के थ्रू स्टडी करते हैं नेट एसेट मेथड को। ये क्या कहता है कि मान लीजिए बी कंपनी ने ए कंपनी को परचेज किया, हमें लिखा हुआ है कि जो प्लांट एंड मशीनरी है वो 1,00,000 रुपए की, कैश बैलेंस भी था बी ए कंपनी के अंदर जो ले चुके हैं, दैट वाज द 50,000 रुपीज़। स्टॉक रखा हुआ था जो टेक ओवर कर लिया, दैट इज 50,000 रुपीज़ का। उसके बाद बिल्डिंग थी जिसकी वैल्यू थी 2,00,000 रुपए, है ना। और साथ के साथ शेयर इश्यू एक्सपेंस क्वेश्चन में लिखे हुए थे, शेयर इश्यू एक्सपेंस वो कितने थे, 20,000 रुपीज़ के। ये हमारे पास एसेट साइड लिखी हुई है। उसके बाद लायबिलिटी साइड लिखी हुई है, लायबिलिटी साइड लिखा हुआ है हमारे पास क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स लिखे हुए हैं हमारे पास 50,000 रुपीज़ के। और एक है लोन, लोन हमारे पास है 1,00,000 रुपीज़ का, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है, कहते हैं कि बी कंपनी ए कंपनी का बिजनेस परचेज कर रही है। बिजनेस परचेज का मतलब क्या है, एसेट्स भी लेगी और वो लायबिलिटी भी लेगी। और ये लिखा हुआ है कि बुक वैल्यू पे परचेज किया, बुक वैल्यू इन द सेंस कि जो बुक्स में वैल्यू दिखा रखी है इसी के ऊपर परचेजिंग हो रही है, मार्केट वैल्यू या जो रिलाइजेबल वैल्यू है वो नहीं देखनी।
तो अब आपको क्या करना है, सारी एसेट्स को आप टोटल कर देंगे। जब एसेट को देखिए, मशीनरी कंसीडर करेंगे, कैश कंसीडर करेंगे, स्टॉक करेंगे, बिल्डिंग करेंगे, बट शेयर एक्सपेंस दिस इज द फिक्टिशियस एसेट, है ना। फिक्टिशियस एसेट को आपने कंसीडर नहीं करना है। तो बाकी अब ये एसेट अपनी कितने की हो गई, 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 50,000 प्लस 2 लाख, टोटल अपने पास कितने की एसेट्स हो गई। अगर मैं एसेट की बात करूं तो टोटल हमारे पास हो गई 4 लाख रुपए की एसेट, है ना। उसके बाद हम लाइबिलिटी की बात करते हैं। लाइबिलिटीज कितनी दी हुई है हमारे पास, 50,000 की लाइबिलिटी क्रेडिटर्स टेक ओवर किए हैं, लोन 1 लाख का टेक ओवर किया है, तो टोटल हमने कितने की लाइबिलिटी टेक ओवर कर ली, 1,50,000 की लाइबिलिटी टेक ओवर कर ली। हमें नेट एसेट मेथड फॉलो करना है, परचेज कंसिडरेशन निकालना है, तो एसेट माइनस आप क्या कर देंगे, लाइबिलिटी 4 लाख माइनस 1.5 लाख करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 2.5 लाख। दिस विल बी योर परचेज कंसिडरेशन एज पर नेट एसेट मेथड। नेक्स्ट हम बात करते हैं परचेज कंसिडरेशन एज पर इंट्रिसिक वैल्यू मेथड। दिस इज द लास्ट मेथड, इंट्रिसिक वैल्यू। इंट्रिसिक वैल्यू क्या कहती है कि कंपनी की इंटरनल वैल्यू, मतलब कंपनी में जो असेट्स लायबिलिटी लगी हुई है उसके हिसाब से पर शेयर की वैल्यू क्या होती है। देखिए, जो अगर हम शेयर की बात करते हैं, शेयर की एक होती है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का मतलब क्या है कि जो एक्सचेंज के ऊपर शेयर सेल होता है जिस रेट में, दैट इज द मार्केट वैल्यू। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि जो शेयर की मार्केट वैल्यू वही इंट्रिंसिक वैल्यू हो। क्यों? क्योंकि मार्केट में शेयर की वैल्यू काफ़ी सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होती है, लाइक गवर्नमेंटल फैक्टर क्या है, फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या है, मैनेजमेंट का एफिशिएंसी कितनी है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जो इन्वेस्टर्स है उनका क्या कॉन्फिडेंस है, तो काफ़ी सारे फैक्टर है। तो जो शेयर वैल्यू मार्केट की है वो इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू हम क्या करेंगे, कंपनी के अंदर जो असेट्स लगी होती है, जो लायबिलिटी लगी होती है, इंटरनल जो कंपनी की वर्थ है उसके हिसाब से शेयर की वैल्यू क्या है वो कैलकुलेट की जाती है। उसके बाद अकॉर्डिंगली परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट किया जाता है कि जैसे जैसे मान लीजिए बी कंपनी ने ए कंपनी को परचेज कर लिया। अब ए कंपनी की अगर मैं बात करूं, ए कंपनी के पास फॉर एग्जांपल 6 लाख शेयर्स जो ऑलरेडी इशू कर रखे हैं, ओके, और उसकी जो फेस वैल्यू है वो है 20 रुपीज़ और मार्केट की वैल्यू है इसकी 50 रुपीज़, ठीक है। अब ए कंपनी के अंदर जो इंटरनल वैल्यू है, मतलब जो असेट्स वगैरह लगी हुई है, एसेट माइनस अगर लाइबिलिटी की मैं बात करूं, जो रियल वर्थ है कंपनी की वो कितनी है, मान लेते हैं वो है 12 लाख रुपीज़, ठीक है। तो पर शेयर वैल्यू क्या हुई, 12 लाख डिवाइड बाई 6 लाख, अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना निकल कर आएगा, 2 रुपीज़ पर शेयर। इसका मतलब क्या है कि कंपनी की जो इंट्रिंसिक वर्थ है पर शेयर वो कितनी है, 2 रुपये। एक शेयर कितने रुपए का वेट कैरी करता है, 2 रुपये का। इज दैट क्लियर? तो अब परचेज कंसिडरेशन की अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, परचेज कंसिडरेशन हम कैसे निकालेंगे, टोटल कितने हो गए हमारे पास, 6 लाख शेयर है, 2 रुपये के हिसाब से कितने का निकल के आता है, 12 लाख रुपीज़। ये क्या कहलाएगा, आपका परचेज कंसिडरेशन कहलाएगा, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से परचेज कंसिडरेशन कितने का हो गया, 12 लाख रुपीज़ का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कंपनी जब बी कंपनी ए कंपनी को शेयर्स अलॉट करेगी, एक बी कंपनी भी ए कंपनी को अपनी इंट्रिंसिक वर्थ के हिसाब से अलॉट करेगी। ठीक इसी तरह बी कंपनी के भी पर शेयर हमने वैल्यू कैलकुलेट करी, जैसे हमने ए कंपनी की 2 रुपीज़ पर शेयर कैलकुलेट करी। मान लेते हैं वो वैल्यू कितनी निकल कर आती है, 5 रुपये निकल कर आती है बी कंपनी की इंट्रिंसिक वर्थ, है ना। तो अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किए जाएंगे, दिस इज द मेन क्वेश्चन। नंबर ऑफ शेयर्स की अगर मैं बात करूं तो टोटल कितनी वैल्यू है, 12 लाख परचेज कंसिडरेशन है, 5 रुपये पर शेयर वैल्यू है, 12 लाख को 5 से डिवाइड करोगे तो कितने शेयर्स निकल कर आएंगे, 2,40,000 शेयर। इसका मतलब क्या है कि बी कंपनी ए कंपनी को 2,40,000 शेयर्स इशू करेगी। एक शेयर कितने रुपए का माना जाएगा, 5 रुपए का। तो टोटल कितनी पेमेंट कर दी, 12 लाख रुपीज़ की। ये इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड है। होप सो आपको परचेज कंसिडरेशन समझ में आ गया होगा क्या होता है, और इसके चारों मेथड आपने लमसम मेथड, नेट पेमेंट मेथड, नेट एसेट मेथड और इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अमलगमीशन से रिलेटेड एंट्रीज के बारे में, ट्रांसफर की बुक में क्या एंट्री होती है, देन हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफरी की बुक के में क्या एंट्रीज होती है। थैंक यू सो मच।